हाय एवरीवन, वेलकम टू O2 IELTS अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा। पीसीएस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम हिस्ट्री के देखेंगे अगेन 2018 के। इससे पहले 14 एंड 15 के हमने कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ी सी हमने डिटेल में टॉपिक्स को कवर किया था। साइंस एंड पॉलिटी के भी एक बार ज़रूर से देख लेना, बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनालिसिस हमने थोड़ी सी कर ली थी कि कौन से क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। अगेन फाउंडेशनल कोर्सेज यूपीएससी से रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड हमारे O2 IELTS अकेडमी में अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। मेंटोर आपको असाइन कर दिए जाते हैं सो दैट आपको एक स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए जी, पीसीएस 2018 प्रीलिम्स एग्जाम में जो हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन थे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक पोइट्री लिखी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो। चुनकर आज हमें हिलाते डर गुज़श्त, हलाल अस्त बर्दन बी शमशेर दस्त। तो ये किसने लिखी थी, किस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगी? तो नाम था बहादुर शाह जफर। आपको याद होगा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आया था, लोधी डायनेस्टी का फॉल होता है, मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है, मुगल एम्पायर का फॉल होता है और बस जो औरंगजेब थे जिसकी डेथ हुई थी 1707 में, उसके बाद एंटर कर जाते हैं कौन? दैट इज लेटर मुगल्स। बहादुर शाह से ही शुरू हुए थे, बहादुर शाह पे ही खत्म हुए थे। लास्ट जो बहादुर शाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। उन्होंने ही लिखी थी जफरनामा और उसी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये तो खैर जिसको पोएम वगैरह में इंटरेस्ट होता है, पोइट्री में इंटरेस्ट रहता है, उनको रहता है कि जब भी किसी पोइट का नाम आता है तो दे ऑलवेज गो थ्रू सम ऑफ द लाइंस रिटन बाय दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था बी। तो जफरनामा एक पर्शियन बुक है, द बुक ऑफ विक्ट्री। जफरनामा का मतलब है द बुक ऑफ विक्ट्री। अब यहाँ पे एक चेन थी जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में भी पढ़ी थी कि बहादुर शाह वन, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो 1707 से लेके 1712 तक बहादुर शाह वन आते हैं। बीच के अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं डायरेक्टली लास्ट पे। बहादुर शाह टू 1837 से लेके 1857 तक ये रूल करते हैं। याद करना, इनसे पीछे वाले जो राजा थे कौन थे? अकबर शाह टू थे। ये वही अकबर शाह टू थे जिन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। और इनका किस चीज के ऊपर फोकस था? वहां ब्रिटिशर लूटने में बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं जनाब कि उनसे बोलिए, राम मोहन रॉय जब ब्रिटेन जा रहे थे, कि उनको बोलना मेरी पेंशन इंक्रीज कर दें। इसी वजह से राजा का टाइटल दिया था। एनीवेज, फिर जैसे ही अकबर शाह डेथ होती है तो 1837 में गद्दी पे बैठ जाते हैं बहादुर शाह जफर। जफर जो था बहादुर शाह टू का, जफर इसी के ऊपर नाम पड़ा बुक का, दैट इज जफरनामा। तो बहादुर शाह का पेन नेम था। पंक्तियां लिखते थे, ये पोएम्स लिखा करते थे, तो दैट वाज द पेन नेम ऑफ बहादुर शाह टू। बहादुर शाह वन तो 1707 और 12 में आ चुके थे, पर बहादुर शाह टू का ईयर जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1837 से 1857। अब यहाँ पे फोकस करो 1857 के ऊपर। 1857 वही साल है, रिवोल्ट ऑफ 1857। लोग आते हैं बहादुर शाह जफर के पास कि आप राजा की गद्दी पे दोबारा से बैठ जाओ। खैर इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स पूरा प्लान देख लेते हैं। जो बहादुर शाह जफर की वाइफ थी वो पूरा प्लान ब्रिटिशर्स को बता देती है और साथ में बोलती है प्लीज़ मेरी फैमिली को मत मारना। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हुई और उन्होंने मार भी दिया। सामने मारा था सभी बच्चों को बहादुर शाह जफर के, और साथ में बहादुर शाह जफर को ले गए बर्मा और वहां पे जेल में रखा था और नेक्स्ट ईयर इनकी डेथ हो गई थी। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एती मार पई करलाने ते की दर्द ना आए, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी बाबर को। किसने कही थी? तो गुरु नानक देव जी ने कही थी। तो चलिए, ये किसने लिखी थी? गुरु नानक देव जी ने लिखी थी, पर किस राजा के लिए लिखी थी, किसके इन्वेजन के लिए लिखी थी? तो आपको याद रखना है बाबर। बाबर ने डिफीट किया था दिल्ली सल्तनत में जो लोधी डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन थे? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी एंड फिर थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के ही साथ तो फाइट हुई थी बाबर की, जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां पे अगर इब्राहिम लोधी की आर्मी देखोगे तो लाख में थी, पर वहीं पे बाबर की आर्मी को देखोगे तो थाउजेंड्स में थी। पर क्या मेन डिफरेंस आया? आर्टिलरी में। बाबर जो था वो वेल इक्विप था विद आर्टिलरी, गोला बारूद सब कुछ इनके पास अवेलेबल था। वहां से वो हाथियों के ऊपर आते थे, तो दैट वाज द श्योर विक्ट्री। बाबर ने ही जीतना था। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट थी दर्द से रिलेटेड, ये गुरु नानक देव जी ने कही थी। किसे कही थी? तो बाबर को कही थी, उनके इन्वेजन पे कही थी। नेक्स्ट चलते हैं, और ये क्वेश्चन देखो दोबारा से घुमा फिरा के पूछा। गुरु नानक देव जी, तुलसीदास, दादू दयाल जी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए थे कि भक्ति सेंट
कौन थे ऐसे जो जब लोधी डायनेस्टी फेल हुई और इमर्ज कौन हो रही थी, बाबर डायनेस्टी, तो गुरु नानक देव जी उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। इसके बाद आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन कि जो हड़प्पन सील्स है वो ज्यादातर किस चीज की बनी होती थी, तो स्टीएटाइट की बनी होती थी। इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से। स्टीएटाइट क्या होता है? ज्योग्राफी के अगर एस्पेक्ट्स देखें तो स्टीएटाइट को ही हम सोप स्टोन भी कह देते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो कहाँ पे माइनिंग सबसे ज़्यादा करी जाती है सोप स्टोन की? राजस्थान वाले क्षेत्र में करी जाती है और दूसरा उत्तराखंड वाले एरिया में करी जाती है। तो सोप स्टोन इज ऑल्सो नोन एज स्टीएटाइट। फिर आती है आपकी एक रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में 3 रॉक्स आती हैं मेजर टाइप की। एक है इग्नियस, तो जैसे वॉल्केनो के बारे में आपको पता होगा, नीचे यहाँ पे रॉक्स मेल्ट करती रहती हैं और यहाँ से निकलता है मैग्मा। मैग्मा जब बाहर आके गिर जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। यहाँ पे था मैग्मा, यहाँ पे बन जाएगा लावा। और जिस रास्ते के थ्रू ये मैग्मा फ्लो किया उसको हम क्या बोल देते हैं? वेंट। वेंट इज लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब ऐसे थोड़ी होगा सारा ही मैग्मा बाहर आगे गिर जाएगा, कुछ अंदर भी रह जाता है, तो जिसकी वजह से बनती है इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव बोलेंगे जब वॉल्केनो अंदर जो मैग्मा रह जाएगा, तो दैट विल मेक इंट्रूसिव रॉक। जब ठंडी हो जाएंगी तो रॉक्स जो बनेंगी दे आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब लावा बाहर आ चुका था दिस वन, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इग्नियस रॉक हुआ। इससे इसके बाद आती है कि सेडिमेंट्री रॉक। हाँ जी, सेडिमेंट्स वगैरह की वजह से बनती है। कोई पत्थर था, काफ़ी टाइम से पानी का कांटेक्ट है, हवा का कांटेक्ट है, क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स आ गई, वीदरिंग शुरू हो जाएगी, इरोजन शुरू होगी, पानी आएगा, फ्लो करना शुरू करेगा और एक जगह पे जाके डिपॉजिट कर जाएगा, दैट इज सेडिमेंट्री। और फिर थर्ड नंबर पे आती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो होती है जब इन इग्नियस और सेडिमेंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा हीट आती रहती है, तो उस टाइम पे ये रॉक बन जाती है आपकी मेटामॉर्फिक। तो जो स्टीएटाइट होता है ना, तो स्टीएटाइट जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ विदे माधव इज नरेटेड इन। तो ये आपके वेदास से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने वेद हैं अपने? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो आपकी विदे माधव है दैट इज अ स्टोरी जिसको यजुर्वेद के अंदर लिखा गया है। और कौन से ब्राह्मणा के अंदर? तो शतपथा ब्राह्मणा। अब देखो, जब भी आप ये वेद पढ़ते हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ऋग्वेद की हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके भी 4 सेक्शन होंगे। कौन कौन से 4 सेक्शन? एक होता है संहिता, एक होता है ब्राह्मणा, एक होता है आर्यंका और एक होता है आपका उपनिषद। वैसे अगर मैं सामवेद की स्टडी करने बैठूंगी तो सामवेद अगेन कंटेन संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद। सेम अगर मैं यजुर्वेद उठाऊंगी तो इसमें भी क्या क्या आ जाएगा? संहिता, ब्राह्मणा। और ये जो विदेह माधव है वो कौन से ब्राह्मण में है? यजुर्वेद के शतपथा ब्राह्मणा। वेरी पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो डिटेल्ड कोई ब्राह्मणा है इन सब वेदास के अंदर वो शतपथा ब्राह्मणा ही है। इसके बाद आता है आर्यंका और लास्ट में आ जाएगा उपनिषद। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यजुर्वेद। शतपथा ब्राह्मणा किसका पार्ट है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का अगर आपसे पूछ लिया जाए कल को, हाँ जी बताइए कि क्या इसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? जैसे ऋग्वेद की अगर बात करूं तो आयुर्वेद उसका उपवेद है। वैसे ही उपवेद ऑफ यजुर्वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वो है धनुर्वेद। ठीक है, जिसमें धनुर्विद्या दी जाती है, धनुष कैसे यूज करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे आएंगी आपकी? फाइट से रिलेटेड धनुर्वेद के अंदर, विच इज अ उपवेद ऑफ यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द पर्शियन अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस? यानी कि जब अशोका रूलर थे, अशोका आपके मौर्यन डायनेस्टी में थे जिनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद बिंदुसार के लड़के थे अशोका। जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को अडॉप्ट करते हैं, बिंदुसार आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट इज वेरी इजी, कुछ मत करो सब कुछ ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, नियति के ऊपर बिलीव किया करते थे, तो दैट इज बिंदुसार। अशोका की बात करेंगे तो इन्होंने बुद्धिज्म को बाद में अडॉप्ट करा था। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि वेस्टर्न जो प्रोविंस था उसको एडमिनिस्टर करने के लिए किसको लेके आए थे? तो तुसापा ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करी थी। सुना सिपाह जो थे इनका कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एम्पायर। इसके अलावा जस्टिन को अगर देखोगे ही वॉज रोमन, प्लूटार्क अगर देखोगे ग्रीक के साथ है, ग्रीक इनकी एथनिसिटी थी। उसके अलावा जो तुसापा थे ये पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटर थे।
तो अशोका के टाइम पे यही मिलते हैं। अब एक करंट अफेयर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये है आपका इंडिया का मैप, यहाँ पे आ जाता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर हमने 3 नाम रिसेंटली डिक्लेयर करे हैं, एक रिज मिलेगी, एक सी माउंट है, अगेन रिज है। चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं अपने पोते के साथ, अशोका के साथ, एक वृक्ष के पास जिसका नाम है काल्प वृक्ष। काल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष माना जाता है जिससे अगर आप कोई भी विश मांगते हो तो वो फुलफिल हो जाती है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये रिज है, रिज। तो ये रिसेंटली देखी गई, तो जो आपका इंटरनेशनल ओशन कमेटी होती है उन्होंने बोला इंडिया को कि आप नाम रख सकते हो इनके। और ये जो अशोका है ये सी माउंट है, वहां पे सी माउंट। और अगर काल्प वृक्ष वाला देखोगे तो दिस इज अगेन रिज। तो इस तरह से बनेगा, ये पहला भी रिज और लास्ट भी रिज, रिज रिज और बीच में होगा सी माउंट। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखने। नेक्स्ट आपसे इब्न बतूता के बारे में पूछा गया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया मेरा दोस्त, तो इसका है आंसर डी। तो कौन सी कंट्री से आया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मोरक्को। तो अफ्रीकन यूनियन जब आप ओपन करते हो, जिसके यहाँ वाले पोर्शन पे आपको क्या मिलेगा, दिस पोर्शन दैट इज रेड सी, बहुत खारा पानी है अरेबियन सी के साथ अगर कंपेयर करोगे। और यहाँ पे एक कैनाल मिलती है दैट इज स्विस कैनाल, और सबसे पुरानी है, मैन मेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी मोरक्को कंट्री। सिर्फ 2 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर है, एक तरफ वेस्टर्न सहारा है और एक तरफ अल्जीरिया है। आप मुझे बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी कंट्री से पास करती है फ्रॉम द अफ्रीकन यूनियन। मोरक्को के ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। ठीक है, और ऊपर जो कंट्री आएगी दैट इज गोइंग टू बी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।